Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम डीआरडीओ के स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में हर्षवर्धन ठाकुर सर के द्वारा स्विफ्ट की एक फोटो पब्लिश करी गई है, जहां पर पहली बार हमें स्विफ्ट के एक्चुअल साइज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। स्विफ्ट दरअसल 1 टन वजनी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, जो कि 13 फीट लंबा है और इसका जो विंग स्पैन है वो 16 फीट का है। दरअसल ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम में एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाएगा। घातक बेसिकली 10 से 12 टन वजनी होने वाला है और ये वर्ष 2026 से 27 तक फलीभूत होगा या वास्तविकता का रूप लेगा। स्विफ्ट को पावर करने के लिए एनपीओ सैटर्न 36MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से ये जो एयरक्राफ्ट है ये मार्क 0.6 की स्पीड में क्रूज करने में सक्षम है। वहीं इसका वजन 1100 किलोग्राम का है। रेंज की बात की जाए तो स्विफ्ट की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर्स की है। हालांकि स्विफ्ट को लेकर के रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस चाहेंगी तो जो स्विफ्ट है इसे अनमैन कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 2 हार्ड पॉइंट्स के साथ में आने वाला है, जिसमें से प्रत्येक हार्ड पॉइंट जो है वो 50 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। अब क्योंकि इसकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर आने वाले समय में इसका इस्तेमाल एक अनमैन कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर किया जाता है तो ये एनिमी का जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है उसमें आसानी से घुस सकेगा और एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकेगा। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ रिकॉनेसेंस मिशन में किया जा सकेगा बल्कि अटैक रोल में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। खैर, अगर हम स्विफ्ट के प्रोटोटाइप की बात करें तो 2021 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया गया था और इस समय इसको अलग अलग टेस्ट से गुजरना होगा और जो टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उन्हीं के आधार पे जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है उसका निर्माण किया जाएगा, जो कि अगले 2 से 3 वर्षों में बन जाएगा। और उसको पावर करने के लिए 48 किलोन्यूटन का ट्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग अपने टेस्ट को पूरा कर चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के द्वारा एक विशेष टिप्पणी करी गई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 40 की संख्या में जो एलसीए तेजस है इनमें डिले को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए खरीदने चाहिए, ताकि भारतीय वायुसेना एक कंफर्टेबल पोजीशन को एंजॉय कर सके। दरअसल रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि सलाह ये दी गई है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको लिया जाए, ताकि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना के पास जो एक कॉम्बैट एज है वो मौजूद रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए अब 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेने का कोई तुक नहीं बन रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस है इन्होंने ये सुझाव दिया है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेने का सबसे बढ़िया यहाँ पर कारण ये है कि आने वाले कई वर्षों तक भारतीय वायुसेना को अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस समय जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें 2 नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पहला Su-57 फैलन है और दूसरा है F-35 लाइटनिंग 2, जिसके बारे में हमने एरो इंडिया 2023 में देखा था। और F-35 लाइटनिंग 2 एक आकर्षण का केंद्र भी बना था, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि F-35 का अभी तक कोई भी ऑफिशियल प्रस्ताव भारत को नहीं मिला है, इसलिए ये कहना कि भारत F-35 को कंसीडर करेगा ये जल्दबाजी होगी। इवन खुद इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये कहा है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जब बात आएगी तो सिर्फ एमका प्रोग्राम का समर्थन करेगा। एमका प्रोग्राम इस समय बढ़ रहा है अपनी रफ्तार के साथ आगे और बहुत जल्दी ये वास्तविकता का रूप भी ले लेगा, लेकिन फिर भी अभी हमें तकरीबन 1 दशक का इंतजार तो इसके लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमका बनेगा फिर टेस्टिंग से गुजरेगा तब प्रोडक्शन में जाएगा और उम्मीद है कि 2032 तक ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा, अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल चलता है तो। और एक तरफ दुनिया के तमाम देश जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी इस समय जो 5th जन टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्हीं का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस से आ रही है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना एडिशनल 2 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को फ्रांस से खरीदने के बारे में विचार कर रही है। इनफैक्ट ये जो दोनों एयरक्राफ्ट होंगे ये मिराज के ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं, जिनको फ्रांस से ऑर्डर किया जाएगा, ताकि भारतीय वायुसेना अपनी जो 51 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको मेंटेन करके रख सकें। वर्ष 2021 में इंडिया के द्वारा 2 मिराज 2000 ट्रेनर्स को खरीदा गया था फ्रांस की वायुसेना से और बाद में इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपग्रेड किया गया था और इन्हें -5 जो कॉन्फ़िगरेशन का लेटेस्ट अपग्रेड है वो प्रदान किया गया था। भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जो मिराज की फ्लीट है
इसको मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना इनकी कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो कि मिराज की सहायता से पूरे हुए हैं। रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि वर्ष 2035 तक भारतीय वायुसेना मिराज फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती रहेगी और जब तक एक उचित संख्या में जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना को ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक मिराज 2000 जेट्स को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना ने जो कुछ और पुराने मिराज 2000 जेट्स हैं उनको फ्रांस से खरीदा है और उनका इस्तेमाल स्पेयर्स के तौर पे किया जाएगा, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो फ्रांस में बंद हो चुका है और भारतीय वायुसेना नहीं चाहेगी कि उनकी जो फ्लीट है वो स्पेयर की कमी से जूझे। इसलिए जो रिटायर्ड जेट हैं उनको भी भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदा गया है। इसके अलावा वर्ष 2011 में एक अपग्रेड प्रोग्राम को भी इनिशिएट किया गया था डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर के, जहां पर यह निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2021 तक सभी 51 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2021 अक्टूबर में जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि सिर्फ 50% फ्लीट ही अभी अपग्रेड हो पाई है और आने वाले 2 से 3 वर्षों में जितनी बाकी की एयरक्राफ्ट फ्लीट हैं वो अपग्रेड कर दी जाएगी। तो भारतीय वायुसेना इस समय अपने जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उनकी भी मेंटेनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सचेत दिखाई पड़ रही है और उचित कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिकी सैन्य अधिकारी के एक बयान को लेकर के आ रही है, जो कि उन्होंने भारत को ऑफर किए गए जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में दिया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय यूएस एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंड्रेल भारत के दौरे पर है और उनसे जब ये पूछा गया कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को जेट इंजन डेवलपमेंट का जो प्रस्ताव दिया था वो कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या प्रगति है, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि जो भी प्रस्ताव, जो भी प्रपोजल जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को दिए गए हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें जो अच्छी खबर है वो आपको देखने को मिलेंगी। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक का जो प्रपोजल है वो कंसीडर किया जा रहा है और कुछ मुद्दे हैं जिस पे बातचीत चल रही है और जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की हर तरीके से मदद करना चाहता है और जेट इंजन टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अमेरिका भी इस चीज़ को समझता है और हर क्षेत्र में भारत की मदद करने के लिए वो तैयार हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को जो प्रस्ताव दिया है उसके अंतर्गत तकरीबन 400 के आसपास जो ओवरऑल इंजन्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। या 400 इंजन का जो ऑर्डर है जो कि हर प्रकार के एयरक्राफ्ट को मिला करके है वो भारत की तरफ से आ सकता है, ऐसी उनको आशा है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने 100% टीओटी का भी प्रस्ताव दिया है। लेकिन एक चीज़ जिस पे अभी बात अटकी हुई है, जिस पे कन्फ्यूज़न बनी हुई है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देगा। दरअसल बताया ये जा रहा है कि शुरुआती दौर पे जो इंजन बनेंगे वो तकरीबन 75% इंडिजिनस होंगे, लेकिन आने वाले समय में उनमें जो इंडिजिनस कंटेंट की संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा जेट इंजन का जो प्रस्ताव भारत को मिला है वो रोल्स रॉयस से भी मिला है, लेकिन रोल्स रॉयस ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि जेट इंजन बनने में, टेस्टिंग में और प्रोडक्शन में आने तक में तकरीबन 1 दशक का समय लगेगा, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है और इंडियन कंडीशन के हिसाब से इंजन को डिज़ाइन किया जाएगा, तो इसमें टाइम तो लगने ही वाला है। खैर, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।